ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, वालेकुम सलाम। थैंक यू। ऑलराइट क्लास, शुरू करते हैं। आज हमने गेट्स और सर्किट्स का चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी तक हम बेसिकली सर्किट डेवलपमेंट की जो पूरी प्रोसेस होती है, यानी प्रॉब्लम को कंसीव करना, उसका ट्रूथ टेबल बनाना, उससे एक एक्सप्रेशन डिराइव करना, उसको सिंप्लीफाई करना और फाइनली जो सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन है उसको एक सर्किट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ग्राफिकल मेथड किया था, विच वाज द कार्नो मैप मेथड। और उसके अलावा हमने एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के थ्रू भी उसको सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस देखी थी। तो सर्किट बनाना हमने सीख लिया हुआ है। आज उसको रैप अप करना है। आज बेसिकली हम देखेंगे कि एडर क्या होता है और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ठीक है, और इनके बेसिक सर्किट किस तरीके से बनाए जाते हैं, और उसके बाद फाइनली फिर हम ये करने के बाद फिर जो शुरू की 3 असाइनमेंट्स थी उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है एडर। तो डिजिटल लॉजिक लेवल पे जो भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो बाइनरी में होता है, यानी वन एंड जीरोज हैं। अगर आपने उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, इंक्रीज बाय वन करना है, तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहे होते हैं। ठीक है, आपका जो ऑडियो डेटा है, जो वीडियो डेटा है, जो आपका इमेजेस है, टेक्स्ट है, वो सारे एज बाइनरी स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक जो बेसिक ऑपरेशन उनके ऊपर करना होता है वो एडिशन का ऑपरेशन है। ठीक है, और इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग सारे प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में एक चीज आपको कराई जाती है एंड दैट इज सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि आपका जो भी लाइन ऑफ कोड रन कर रहा है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जो अगला लाइन ऑफ कोड है वो रन हो रहा होगा। ठीक है, वो जब कंप्लीट होगा तो उससे नेक्स्ट वाला जो था वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो नेक्स्ट वाला ऑपरेशन है ये बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। पर अभी आप बस ये देख लें कि आपका जो भी लाइन ऑफ कोड रन होना है वो आपका मेमोरी में सेव्ड होता है। ठीक है, और आपका प्रोसेसर क्या कर रहा होता है कि मेमोरी से उस लाइन ऑफ कोड को उठा के लेके आते हैं अपने पास, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है अब अगली लाइन ऑफ कोड पे जाना है, तो वो कैसे जाएगा? तो उसका तरीका होता है कि जो करंट लाइन ऑफ कोड था उसका जो रैम में एड्रेस था उस एड्रेस को वो इंक्रीज बाय वन कर देता है। तो इंक्रीज बाय वन करने से वो अगले एड्रेस, अगले जो कमांड है, अगली जो लाइन ऑफ कोड है उसका एड्रेस मिल जाता है। अब वो उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसे अपने अंदर लेके आएगा, फिर उस लाइन ऑफ कोड को भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो पॉइंट मेरा ये था कि आप लोगों को नजर आ जाए कि ये एडिशन जो है ये कंप्यूटर में एक सबसे बेसिक आपका ऑपरेशन है, यानी हर चीज में आपका एक एडिशन जरूर हो रही है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम रन करना है, कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें कौन सी लाइन रन कर रही है और उससे अगली वाली लाइन कौन सी होगी जिसे बाद में रन करना है, तो ये एडिशन के थ्रू आपको पता चलता है। तो इसलिए एडर जो है वो आपके कंप्यूटर का एक बहुत बेसिक हिस्सा है, सबसे आप समझ लें कि कोर है आपके प्रोसेसर की। ठीक है, तो इसलिए एडर का सर्किट क्या होता है वो आपको पता होना लाजमी है। ठीक है, हाफ एडर क्या होता है? एक ऐसा सर्किट, ठीक है, जो कि दो बिट्स को सम करता है, और उसकी आउटपुट क्या होगी? उन दो बिट्स को सम करने से जो आपके पास बिट आ रही है वो, और उसके अलावा अगर कोई बिट कैरी हो रही है तो वो, ये दो आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, और हाफ का क्या मतलब है? इसे हाफ एडर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाफ एडर में वो इस चीज को कंसिडर नहीं करता कि किसी और की तरफ से भी उसे कैरी बिट आई होगी। ठीक है, यानी इस चीज का क्या मतलब है? अगर मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से शो करूं, ठीक है, लेट सपोज हम इन दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं, इन दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो सम जीरो आएगा और वन कैरी हो जाएगा। ठीक है,
अब हाफ एडर का क्या मतलब है कि वो सिर्फ इन दो बिट्स को ऐड करेगा, इस कैरी बिट को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हाफ एडर समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि एडिशन होती कैसे है। बाकी फुल एडर क्या होता है? फुल एडर वो होता है जो कि दो इनपुट्स को भी ऐड कर रहा होता है और उसके अलावा अगर पिछली किसी एडिशन से कोई कैरी बिट आई है तो उसको भी ऐड करेगा। ठीक है, इस कोर्स के लिए हम फुल एडर्स को इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ हाफ एडर पे फोकस करेंगे ताकि आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बाकी फुल एडर जो है वो जब आप डिजिटल लॉजिक का कोर्स करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको कराया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो हाफ एडर का ट्रूथ टेबल क्या होता है? ठीक है, सिंपली पुट आपकी दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। ठीक है, ओके, अगर दोनों इनपुट्स जीरो हैं तो आपको पता है कि सम भी जीरो होगा और कोई भी बिट कैरी नहीं हो रही। ऑन दी अदर हैंड अगर एक बिट जीरो है और एक बिट वन है, इस केस में तो आपका सम जो है वो वन होगा और कैरी बिट जो है वो कुछ भी नहीं होगी। तो सम वन है और कैरी बिट जीरो है। सिमिलरली अगर ए वन था और बी जीरो था तो वंस अगेन आपका सम जो है वो तो वन ही होगा पर कैरी बिट जीरो होगी। और तीसरा सिनेरियो है अगर ए और बी दोनों वन है तो इन दैट केस आपका सम जीरो होगा और एक बिट जो है वो कैरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक ट्रूथ टेबल है हाफ एडर का। अगर आपने फुल एडर करना होता तो यहाँ पे एक तीसरी इनपुट आ जाती, वो होती कैरी इन कह दें उसे बेशक। ठीक है, कैरी इन बिट, पर वो सिर्फ फुल एडर में, हाफ एडर में उसे इग्नोर कर दिए जाते हैं, इसलिए मैंने वो शो नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका ट्रूथ टेबल है। अब यहां से आप देख सकते हैं इसका अगर सर्किट बनाना है तो आपको एक चीज नजर आ रही है। अगर पहले कैरी बिट को देख लें, कैरी जो है कौन सा बिहेवियर आपको, किस बिहेवियर, किस गेट के बिहेवियर से मिलता जुलता लगता है? तो वो है एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है कि अगर ए और बी में से कोई कोई एक जीरो है या दोनों जीरो है तो आपका जो आउटपुट होगा वो जीरो होगा। और अगर ए और बी दोनों वन है तो ओनली इन दैट केस आपका जो आउटपुट है वो भी वन होगा। ठीक है, तो इसलिए ए और बी को आप अगर एंड कर दें तो उस एंड गेट की जो आउटपुट होगी वो बेसिकली कैरी बिट होगी। क्योंकि ए और बी दोनों जीरो है तो कैरी बिट जीरो होगी, ए जीरो है तब भी कैरी बिट जीरो होगी, बी जीरो है तब भी कैरी जीरो होगा। और अगर ए और बी दोनों वन है तो एंड का मतलब है कि इसकी आउटपुट भी वन होगी और इन दैट केस कैरी बिट भी वन होगी। सम पे आ जाए, सम कौन सा बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी अगर दोनों जीरो है तो आपका सम जीरो होगा, ए और बी दोनों वन है तब भी आपका सम जीरो होगा। और सम वन तब होगा जब ए और बी में से एक वन है और एक जीरो है। तो ये हमने बात की थी कि ये जो है ये एक्सऑर गेट की निशानी होती है। एक्सऑर में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक बिट वन है और दूसरी जीरो है तो आपकी आउटपुट वन होगी। और अगर दोनों बिट सेम है, एक्सऑर के केस में दोनों इनपुट सेम है, तो इन दैट केस आपकी आउटपुट जीरो होगी। ठीक है, तो उसको सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ए और बी एक एक्सऑर गेट के अंदर इनपुट कर दिए और उसकी आउटपुट जो होगी वो सम बिट होगी। और अगर बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो सिंपल है, सम के लिए आपने ए एक्सऑर बी का ऑपरेशन इस्तेमाल किया है और कैरी के लिए ए एंड बी का ऑपरेशन इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये क्लास आपका हाफ एडर का कॉन्सेप्ट है। यानी मैं फिर समराइज कर दूं कि हाफ और फुल एडर में क्या फर्क होता है कि फुल एडर जो है वो कैरी बिट जो पिछली किसी एडिशन की, यानी कोई लीस्ट लेसर सिग्निफिकेंट बिट की जब एडिशन हुई है तो उसका कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ था तो फुल एडर जो है उस कैरी फॉरवर्ड को अपनी बाकी दो बिट्स के साथ ऐड करेगा। हाफ एडर जो है वो उस कैरी को इग्नोर कर देता है, वो कहते हैं मैं सिर्फ दो बिट्स को ऐड करूंगा, दैट्स इट। कैरी उसका मैं दे दूंगा कि आगे अगर कोई उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर ले, पर मैं किसी और की कैरी को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ये हाफ एडर का कॉन्सेप्ट है। एनी क्वेश्चन क्लास? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर एक दफा रिपीट कर दे। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोले? सर एक दफा रिपीट कर दे। क्लास में इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब भी आप दो बिट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन होती हैं एडिशन की। ठीक है, ऑलराइट। जब आप 0 0 को ऐड करते हैं तो सम 0 आता है और कैरी बिट भी 0 होती है। आगे आ जाए, जब आप 0 और 1 को ऐड करते हैं तो सम क्या आएगा? 1 आएगा और कुछ भी कैरी नहीं हो रहा। जब आप 1 0 को ऐड करते हैं तब भी सम 1 होता है पर कैरी कुछ नहीं हो रहा होता। और जब आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो इन दैट केस सम जो है वो 0 आ जाता है और एक बिट कैरी हो जाती है। तो कैरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको हाफ एडर बनाने के लिए एक ऐसा सर्किट चाहिए जो दो बिट्स को एज इनपुट ले और उसकी आउटपुट भी दो हो। एक आउटपुट सम बिट हो और एक आउटपुट कैरी बिट हो। ठीक है, और वो ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं कि जब ए और बी दोनों 0 हैं तो सम 0 होगा, कैरी 0 होगा। ए और बी में से कोई एक 0 है और एक 1 है तो इन दैट केस सम बिट 1 होगी और कैरी कुछ भी नहीं होगा। और जब ए और बी दोनों ही 1 है तो इन दैट केस नीचे सम 0 आ जाएगा और कैरी बिट जो है वो 1 कैरी आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ट्रुथ टेबल है। और इसे अगर आपने सर्किट बनाना है इसका तो सिंपल बिहेवियर है। सम को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि सम का बिहेवियर क्या है कि अगर ए और बी दोनों सेम है तो आउटपुट 0 होगी और अगर दोनों डिफरेंट है ए और बी तो आउटपुट 1 होगी। और ये हमने शुरू के लेक्चर में देखा था कि ये एक्सऑर का बिहेवियर है। एक्सऑर में क्या होता है, ए एक्सऑर बी में क्या होता है कि अगर ए और बी दोनों सेम है यानी दोनों 0 है या दोनों 1 है तो उसकी आउटपुट 0 होगी। और ए और बी दोनों में से एक 0 है और एक 1 है तो इन दैट केस आउटपुट 1 होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने सिंपली कह दिया कि अगर आप ए और बी को एक्सऑर कर दें तो जो आउटपुट होगी 0 या 1 वो आउटपुट बेसिकली सम बिट को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगली बात हमने की थी कि अगर आपका कैरी पे अगर फोकस करें तो कैरी में क्या होता है, अगर ए और बी में से कोई एक भी 0 है या दोनों 0 है तो आपका कैरी 0 होगा। और कैरी 1 सिर्फ एक ही सूरत में होगा जब आपके ए और बी दोनों 1 है। दोनों 1 होंगे। ये बिहेवियर आप देख सकते हैं कि ये एंड का बिहेवियर है कि ए और बी को आपने एंड किया है, अगर दोनों 1 थे तो आउटपुट 1 हो जाएगी वरना आपके आउटपुट 0 होंगे। तो इसलिए ए और बी को आप एंड कर दें तो ये आपका कैरी बिट दे देगा आपको। ठीक है, तो क्लास ये बेसिकली आपका हाफ एडर है। अब मैं आपको 2 बिट्स देता हूं। ठीक है, मैं आपको 2 बिट्स देता हूं। क्लास अपने आप को म्यूट कर लिया करें यार, बाकी भी डिस्टर्ब होता है। ऑलराइट, अब सवाल ये है, मैं आपको कहता हूं कि मैंने 2 बिट्स को ऐड करना है। उन 2 बिट्स को ऐड करने का रिजल्ट क्या होगा और कैरी क्या होगा। तो मैं आपको कहता हूं कि 0 और 1 को ऐड करें। तो 0 और 1 को ऐड करना है तो आप मुझे बताएंगे कि ए 0 है, बी 1 है, इन दोनों को एक्सऑर करें तो सम 1 बनता है और इन दोनों को ऐड करें तो कैरी 0 बनता है। तो इसका मतलब है कि इस सर्किट को देख के आपको पता लग जाएगा कि 0 1 को ऐड करेंगे तो सम 1 आ जाएगा और कैरी जो है वो कुछ भी नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने 1 और 1 को ऐड करना है तो इन दैट केस इस सर्किट में क्या होगा, ए भी 1 है और बी भी 1 और 1 को ऐड करना है। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या होगा, ए 1 है बी 1 है। आप ए और बी को एक्सऑर करेंगे। ठीक है, तो सेम बिट्स अगर हैं तो उसका एक्सऑर 0 होता है।
तो आपको पता लग जाएगा कि इसका सम बिट जो है वो 0 आ जाएगी। और कैरी क्या होगा, जब आप 1 और 1 को एंड करते हैं, ठीक है, तो उसका आउटपुट 1 होता है, तो कैरी बिट जो है वो 1 आ जाएगी। तो वो आपको इस सर्किट से भी पता लग जाए कि ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है। वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अगर फुल एडर है तो फुल एडर के केस में क्या होता है, बेसिकली आपका कोई भी एड्रेस 8 बिट्स का है, ठीक है, लेट्स सपोज ये 8 बिट्स है, ठीक है, और इसको आपने ऐड करना है किसी और 8 बिट के साथ। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, 1 और 0 ऐड होगा, 1 आ गया, फिर 1 और 1 ऐड होगा तो ये 0 आ गया और 1 बिट कैरी हो गई, ठीक है। तो हाफ एडर जो है वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। हाफ एडर सिर्फ 1 1 को ऐड करेगा, फिर 0 0 1 को ऐड करेगा, फिर अगले 1 1 को ऐड करेगा, और इस तरीके से 8 बिट्स को ऐड कर देगा। जो फुल एडर होगा वो देखेगा कि कैरी बिट 1 आई है, तो वो कैरी बिट अगले वाले एडर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और फिर अगला जो हाफ एडर होगा वो बेसिकली इस कैरी बिट को और इन 0 और 1 को भी ऐड करेगा, तो वो हाफ एडर नहीं, वो फिर फुल एडर बन जाता है, ठीक है। तो ये बिहेवियर है, मैं उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने हाफ एडर तक बात को रखा है, ताकि आपको एटलीस्ट नजर आ जाए कि कोई भी एक्सॉर और एंड गेट आपको मिल जाए तो आप 2 बिट्स को ऐड करके बता सकते हैं कि इसका सम क्या है और इसकी कैरी बिट क्या है। और अगर आप किसी कैरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो वो फिर आपका पूरे का पूरा एक फुल एडर सर्किट बन जाएगा। वो मैंने लेक्चर में नहीं कराया, वो मैं शायद असाइनमेंट में आपको देना चाहूँ, ठीक है। एनी क्वेश्चन या लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट देन, मूविंग ऑन, ठीक है। आखिरी जो आज का कॉन्सेप्ट है क्लास, वो है मल्टीप्लेक्सर का। अच्छा, ये सवाल किया है कि हाफ एडर जो है वो गलत आंसर देगा तो फिर उसका फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, यानी इनका सवाल है कि हाफ एडर का फायदा क्या है, कि अगर उससे उसका फायदा ही कोई नहीं है, कि अगर वो कैरी इन जो बिट आई है उसको कंसिडर कर ही नहीं रहा, तो फिर हाफ एडर का फायदा क्या है। तो खास बात ये है कि यस, हाफ एडर का ऑन इट्स ओन कोई फायदा नहीं है, और जब आप मल्टीपल हाफ एडर्स को ट्रीट करते हैं एज अ फुल एडर, यानी यहाँ पे ए और बी की बजाय मैं एक तीसरी इनपुट भी ले आता हूँ जो कि कैरी इन वाली इनपुट होगी, तो अब इन 3 इनपुट्स का जो एडर बनेगा उसका फायदा है, ठीक है। पर उस फुल एडर को बनाने के लिए जो आपको बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, जो सबसे सिंपलेस्ट चीज चाहिए, वो हाफ एडर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैंने हाफ एडर तो आपको कवर करा दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि एडिशन होती कैसे है। अब जो फुल एडर का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको असाइनमेंट में देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैंने क्लास में कवर नहीं कराया, और यस, मेन जो आपको फायदा होगा वो फुल एडर का ही होगा। आपका कंप्यूटर जो है वो फुल एडर ही इस्तेमाल करता है, और फुल एडर कैसे बनता है, वो हाफ एडर को इस्तेमाल करते हुए बनता है। वो मैंने छोड़ दिया पार्ट, वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, वो फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर हाफ एडर का अगर मैं 1 लाइन आंसर दूं कि इसका क्या फायदा है, जो स्टूडेंट ने मेरे से पूछा चैट में, तो उसका सिंपल फायदा ये है कि आप हाफ एडर को इस्तेमाल करते हुए फुल एडर बना सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट एडिशन के लिए आपको हाफ एडिशन पहले चाहिए होती है। चलें, या बाद में देख लेंगे। मूविंग ऑन, अगला जो कॉन्सेप्ट है, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो है मल्टीप्लेक्सिंग का, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या चीज होती है, मल्टीप्लेक्सर आपका एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर, लेट सपोज ये एग्जांपल जो है, इसमें 4 इनपुट्स आ रही हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि बेस्ड ऑन आपको एक इनपुट सिग्नल और भी देगा विच इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और बेस्ड ऑन दैट सिग्नल मल्टीप्लेक्सर जो है वो डिटरमिन करता है कि मैंने ए पे जो इनपुट आ रही है उसे आउटपुट करना है, या बी पे जो इनपुट आ रही है उसे आउटपुट करना है, या सी के इनपुट का आउटपुट करना है,
या डी के इनपुट को बाहर निकालना है। ठीक है, यानी आप एग्जांपल दे सकते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, अगर ए और बी, जो स्मॉल ए स्मॉल बी है, उन दोनों में इनपुट 0 0 आ रहा है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा कि कैपिटल ए इनपुट में जो सिग्नल आया था उसे वो आउटपुट कर देगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, अगर स्मॉल ए 1 है पर स्मॉल बी 0 है, तो इन दैट केस कैपिटल बी में जो सिग्नल आ रहा था सिर्फ उस सिग्नल को आउटपुट कर देगा, बाकी ए सी और डी के सिग्नल को वो इग्नोर कर देगा। तीसरे पे आ जाए, स्मॉल बी 1 है और स्मॉल ए 0 है, तो इन दैट केस क्या होगा कि जो इनपुट सिग्नल सी था उसे वो आउटपुट कर देगा और बाकी ए बी और डी को इग्नोर कर देगा। और आखिरी केस में क्या हो रहा है कि स्मॉल बी स्मॉल ए दोनों को अगर 1 का सिग्नल आया है, तो इन दैट केस डी में जो इनपुट आई है उस इनपुट को वो बाहर निकाल देगा और ए बी सी के इनपुट को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर है। इन शॉर्ट मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट्स में से वो किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करके उस इनपुट सिग्नल को आउटपुट कर देता है और बाकी इनपुट्स में जो सिग्नल आ रहे हैं उसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लें। आपका टेलीफोन नेटवर्क है, आपका एक फोन होता है, ठीक है, एक लाइन होती है। उस फोन लाइन के ऊपर आपके जो इलाके के जितने भी घर हैं उन सारों का सिग्नल उस पर जा रहा होता है। ठीक है, और उनमें से किसके सिग्नल को आगे बढ़ने देना है और किसके सिग्नल को रोक देना है, यानी अगर कैपेसिटी फुल होगी तो फिर आपकी लाइन नहीं मिलती। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है कि अगर आपका सिग्नल चैनल फुल है, फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, तो फिर कोई नेक्स्ट बंदा आता है तो उसे इंतजार करना पड़ता है। या फिर क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग कि उनमें से किसी एक का सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा और आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें टीवी चैनल का, कि आपकी जो केबल होती है जो आपने टीवी के साथ कनेक्ट की हुई है उस पर बहुत ज्यादा सिग्नल आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 80 चैनल्स आ रहे होते हैं, पर आप जब बटन दबाते हैं अपनी टीवी का कि मैंने ये वाला चैनल देखना है, तो वो मल्टीप्लेक्सिंग होती है कि उन 80 चैनल में से सिर्फ एक चैनल का सिग्नल जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है और बाकी 79 चैनल्स जो है उनका सिग्नल इग्नोर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लेक्सिंग है। उसके अलावा होम ऑटोमेशन वगैरह में मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होती है। और अगली बात यह है कि मल्टीप्लेक्सिंग का फायदा क्या है कि इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स नीडेड। इस जुमले का क्या मतलब है कि अगर आपके इनपुट 8 इनपुट्स हैं, तो एक ऑप्शन है कि 8 इनपुट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग आप 8 आउटपुट्स भी रखते हैं। यानी आपके घर के अंदर अगर 80 चैनल्स आ रहे हैं केबल पे, तो आप 80 टेलीविजन सेट खरीद लें और हर टीवी पे एक फर्क चैनल लगाया हुआ आपने। ठीक है, तो अगर 1 लाख का टीवी है तो दैट मीन्स कि आपने घर पे 80 लाख के सिर्फ टीवी लगा दिए, which obviously doesn't make any sense. तो reduces the number of communication channels needed का क्या मतलब है कि आपके 80 चैनल इनपुट तो हो रहे हैं पर उनमें से आउटपुट सिर्फ एक ही हो रहा है एट एनी गिवन टाइम। तो इसलिए फिर आपको बाकी 79 के लिए एक अलग चैनल या अलग हार्डवेयर नहीं चाहिए। एक ही हार्डवेयर है, वो 80 में से कोई एक इनपुट आपको आउटपुट कर देगा, बाकी 79 को इग्नोर कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो है काफी सेविंग हो जाती है पैसे की। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर नहीं आया तो पूछ लें ताकि ये एक बार क्लियर हो गए, उसके बाद फिर इसे हम डिस्कस कर सकते हैं इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। यस सर, आ गई समझ। ऑलराइट, थैंक यू। और दूसरी बात है कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क से कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें मल्टीप्लेक्सिंग आपको काफी डिटेल में कराई जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक स्टूडेंट को थोड़ा इशू है तो मैं फिर वंस अगेन समराइज कर देता हूँ इस बात को। ठीक है, और फिर वी हैव टू रश। ठीक है यार, देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। आपका एक ऐसी हार्डवेयर है जिसमें लेट सपोज 4 इनपुट्स आ रही है। लेट सपोज आपकी टीवी पे 4 इनपुट चैनल है। ठीक है, आपने केबल लगाई है, उस पर 4 चैनल आ रहे हैं। एक जियो है, एक दुनिया न्यूज है, एक हम न्यूज है और एक चौथा CNN है।
तो आप कैसे इस पे लिख देते हैं बल्कि CNN, हम, जियो, और चौथा कौन सा था, PTV चैनल। ठीक है, ये 4 चैनल है। अब बात यह है कि आपकी टीवी जो है आपको चारों की चारों चैनल दिखाती है? नहीं, आप अपने रिमोट पे पहले सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सा चैनल देखना है, और उसके बाद उन जो आपने सिलेक्ट किए सिर्फ वो चैनल आपको स्क्रीन पे नजर आता है, यानी सिर्फ वो चैनल आउटपुट होते हैं, बाकी 3 इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप बटन 1 दबाते हैं, 0 दबाते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक्चुअली आपकी जो टीवी है उसे इनपुट 0 0 जा रहा होता है, और जब टीवी को 0 0 इनपुट जाता है तो वो क्या करता है, इन चारों में से पहले वाली की आउटपुट जो है वो आपको दे देता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने 1 दबाया है तो टीवी को जो सिग्नल बाइनरी में जाएगा वो 0 1 जाएगा, और जब टीवी को 0 1 का सिग्नल मिलेगा तो टीवी समझ जाएगी कि जो हम टीवी है, आप हम टीवी में इंटरेस्टेड हैं, तो वो स्क्रीन के ऊपर हम टीवी का सिग्नल फॉरवर्ड कर देगा, और बाकी जो CNN था, जियो था और PTV था, उनके सिग्नल को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब अगर आप अपने रिमोट पे 2 दबाते हैं तो टीवी को जो सिग्नल मिलेगा वो 1 0 मिलेगा। ठीक है, तो 1 0 मिलेगा तो वो समझ जाएगा टीवी कि जो व्यूअर है, जो यूजर है, वो जियो न्यूज देखना चाहता है, तो इसलिए CNN, हम टीवी और PTV जो है वो इग्नोर हो जाएंगे, और जो जियो का सिग्नल आपकी केबल में आ रहा था वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। और आखिरी एग्जांपल है कि अगर आपने 3 दबाया था तो 3 एक्चुअली टीवी को 1 1 का सिग्नल गया है। तो अब क्या होगा कि जो चौथा चैनल था, PTV था, उसका जो आपको सिग्नल आ रहे हैं, जो करंट आ रहे हैं, वो स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, बाकी 3 जो चैनल का करंट आ रहा था वो आपका टेलीविजन उसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल मल्टीप्लेक्सर का एग्जांपल है कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं, उनमें से किस इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट करना है, उसके लिए आपका एक और इनपुट होता है विच इज द सिग्नल इनपुट, जो कि इस एग्जांपल में छोटा a और छोटा b है। वो जो इनपुट सिग्नल होता है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि मैंने बाकी जो 4 इनपुट्स मेन इनपुट्स हैं उनमें से किस इनपुट को आगे फॉरवर्ड करना है और किन इनपुट्स को मैंने इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट है। आई होप अब क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर है जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ 4 इनपुट्स हैं जो एक्चुअल डेटा की है, और 2 इनपुट्स हैं जो कि सिलेक्शन सिग्नल की के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? पहली चीज तो मुझे ये बताएं कि इसके ट्रूथ टेबल में इनपुट्स कितनी होंगी। हाँ जी क्लास, इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उसमें इनपुट्स कितनी होंगी? 4 सर। इनपुट्स कितनी 4 होंगी? 4 होंगी। हाँ जी मोसब, आप कुछ कह रहे हैं? सर 4 होंगी। अच्छा ठीक है, इन्होंने 4 कहा है, और चैट विंडो में एक स्टूडेंट ने 4 कहा है और 3 स्टूडेंट ने 2 कहा है। इनपुट है क्या? जो पीछे से जो सिग्नल आ रहे हैं। इनपुट जो सिग्नल आ रहा है जो कि आपका टीवी, लेट सपोज ये टीवी चैनल है। ठीक है, लेट सपोज ये आपके टीवी बनी हुई है। टीवी में एक इनपुट आती है जो कि पीछे दीवार से केबल आ रही होती है, और एक इनपुट होती है जो कि टीवी के रिमोट कंट्रोल से सिग्नल जा रहा होता है। ठीक है, तो फिर कितनी इनपुट्स हैं टीवी में? अब जवाब दें। 2। 2। नाफिया 2 कह रही हैं आप? ठीक है, यस सर। ठीक है, 2 इनपुट्स होगी। एक इनपुट है रिमोट कंट्रोल
और एक इनपुट है जो पीछे आपकी केबल आ रही है, तार तार जो लगी हुई है, एंटीना। ठीक है, पर अगला पॉइंट ये है कि रिमोट में कितनी इनपुट्स होती हैं और जो टीवी चैनल जो केबल पे आ रहे हैं उसमें कितनी इनपुट्स आ रही हैं। तो पहले केबल का एग्जांपल दें, आपके घर में केबल है, कितने चैनल आते हैं? हाँ जी, सर अगर सर चार चार 40-42 चैनल हैं तो चार। अपने घर का एग्जांपल दें, कितने आपने केबल अगर लगाई हुई है तो कितने चैनल आते हैं? चले यार, मेरी केबल पे 80 चैनल आते हैं। ठीक है, सर 76। ठीक है, 86 आते होंगे। चले, इतने चैनल आ रहे हैं और जो रिमोट कंट्रोल पे इनपुट होती है, अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो एक 0 का बटन होता है, 1। रिमोट कंट्रोल अगर आपने देखा हो तो वो ऐसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर इनपुट क्या होती है? आप अगर 1 0 दबाते हैं तो इनपुट हुई है 10। अगर आपने 8 1 दबाया तो इसका मतलब है आपने टीवी को इनपुट भेजा है 81 कि मुझे चैनल नंबर 81 दिखाओ। ठीक है, 1 3 है तो आप सिग्नल भेजें कि मुझे चैनल 13 देखना है। तो आपको नजर आ रहा है कि रिमोट की इनपुट जो है वो 1 नहीं होती या 2 भी नहीं होती। रिमोट में काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और मेरा जो रिमोट है उसमें 0 से लेके 99 तक इनपुट जा सकती है। ठीक है, तो ब्रॉड लेवल पे बात करें, बहुत ब्रॉड लेवल पे, तो टेलीविजन की 2 इनपुट्स होती हैं, एक पीछे से जो तार आ रही है और एक जो आपकी रिमोट कंट्रोल से सिग्नल जा रहा है। पर उसमें अगर ज्यादा फाइनल डिटेल में जाए तो पीछे से जो तार आ रही है उसमें एक इनपुट नहीं होती, उसमें 80 इनपुट्स होती हैं। और आपके रिमोट पे जो सिग्नल जा रहा है उसमें सिर्फ एक इनपुट नहीं होती, उसमें मेरे एग्जांपल में 99 इनपुट्स होती है। अगर आपका कोई बड़ा टीवी सेट है तो उसमें शायद 200 चैनल होते हो, शायद 200 से भी ज्यादा हो, पॉसिबल है। मेरे वाले में सिर्फ 99 है। ठीक है, तो आपको नजर आ गया है कि आपके टेलीविजन में मल्टीपल इनपुट्स आ रही है केबल पे और मल्टीपल इनपुट्स आ रही है रिमोट पे, और ये सारी जो है ये सारी की सारी इनपुट ही कंसिडर की जाती है। अब इस एग्जांपल पे आ जाए, लेट सपोज एग्जांपल है जिसमें 4 टीवी चैनल है और रिमोट जो है वो 2 बिट का सिग्नल भेज सकता है। तो आपकी अब कितनी इनपुट्स होंगी इस एग्जांपल में? कोई जवाब देगा? हाँ जी, सर क्वेश्चन क्या है? हाँ जी मुसब, कितनी इनपुट्स होंगी? क्वेश्चन क्या है सर? सर क्वेश्चन समझ नहीं। यार आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है क्लास, इस एग्जांपल में इनपुट जो है वो 6 इनपुट्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये इनपुट्स हैं। और अगली 2 इनपुट्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी। हाँ जी, हाँ जी नाफिया, यस सर, ठीक है ठीक है। नाफिया आपकी आवाज नहीं आ रही। खैर मैं रिपीट कर देता हूँ। इस एग्जांपल में आपकी 4 इनपुट्स तो हैं, ए बी सी डी। ये वो इनपुट्स हैं जो कि आप अज्यूम करें कि केबल के ऊपर टेलीविजन चैनल आ रहा है। अब इनमें से किस चैनल को स्क्रीन के ऊपर डालना है, तो उसके लिए क्या इनपुट होगी? स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी स्मॉल ए स्मॉल बी अगर 0 0 है तो आपका चैनल ए स्क्रीन पे नजर आएगा। अगर स्मॉल ए स्मॉल बी 0 1 0 है, 1 0, तो आपका चैनल बी स्क्रीन के ऊपर आएगा। और अगर आपका स्मॉल ए स्मॉल बी 0 1 है तो आपका चैनल सी आएगा स्क्रीन पे। और अगर ए और बी दोनों 1 है तो फिर जो चैनल चैनल डी के ऊपर सिग्नल आ रहा है वो जो है आपकी स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक इनपुट्स हैं, 6 इनपुट्स हैं आपकी। ठीक है, आपकी आउटपुट्स कितनी है? आउटपुट सिर्फ एक ही है। वन, यस सर। यस, आउटपुट सिर्फ 1 ही है। और वो आउटपुट क्या है? वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी में से
किसी एक के ऊपर जो भी सिग्नल आ रहा है वो डायरेक्ट क्यू के ऊपर आउटपुट हो जाएगा। ये आपकी आउटपुट है। और आखिरी मेरा सवाल है कि इस ट्रूथ टेबल में आपके ख्याल में रोज कितने होंगे? 2 रोज होंगे, 4 रोज होंगे, कि 2 टू द पावर 2 होंगे, कि 2 टू द पावर 4 रोज होंगे? सर कितने 4 होंगे? रोज होंगे। 4 रोज होंगे। कौन बोला? मैं सर। हाँ जी, शेख मोहम्मद उस्मान। हाँ जी उस्मान, 4 रोज होंगे। आपके ख्याल में अगर इनपुट मैंने आपको कहे कि 6 है तो 2 टू द पावर 6 रोज नहीं होने चाहिए थे? यस सर, सर सर सही है, सही समझ आ गया। नहीं नहीं, सही नहीं है, आप भी ठीक हो सकते हैं यार। आपने एक सही जवाब दिया तो उस पर कायम रहा करें, फौरन मेरी बात ना माना करें यार, हद हो गई। एनीवे, ठीक है, वो सही कह रहे थे और फौरन ही वो बिल्कुल हट गए अपने क्लेम से। क्लास जी आपका ट्रूथ टेबल है, ठीक है, सिर्फ 4 रोज होंगी, उन्होंने सही कहा था। और 4 रोज क्यों होंगी? देखें, ए बी सी डी इनपुट्स हैं, पर इन इनपुट्स का काम क्या है? कुछ भी नहीं है। एक्चुअल जो काम कर रही है वो तो ये इनपुट्स कर रही है ना, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी अगर 0 0 है तो आपकी ए इनपुट जो है वो आउटपुट हो जाएगी और बी सी डी क्या है वो इग्नोर हो जाएंगे। अगर ए 0 और बी 1 है तो ए इग्नोर हो जाएगा, सी डी इग्नोर हो जाएंगे, और बी पे जो भी सिग्नल है वो सिग्नल आउटपुट हो जाएगा, जो भी सिग्नल है, चाहे 0 है चाहे 1 है। अगला ट्रूथ टेबल का रो A1 और B0 है, तो इसका मतलब है कि A और B का जो भी सिग्नल है उसे इग्नोर कर दो, और C का जो भी सिग्नल है चाहे वो 0 आ रहा है उस पर चाहे 1 आ रहा है उसे एज इज आउटपुट कर दो। और आखिरी रो में क्या आ रहा है कि A B दोनों 1 है, तो इसका मतलब है कि A B और C पे जो भी इनपुट आ रही है उसे इग्नोर कर दो, और D पे जो भी इनपुट है चाहे वो 0 है चाहे 1 है उसे एज इज आउटपुट कर दो। ठीक है, तो क्लास ये आपका ट्रूथ टेबल है सारा, दैट्स इट। ठीक है, अब इस चीज का अगर आपने एक सर्किट बनाना है तो सर्किट डायग्राम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, सर्किट डायग्राम क्या होगा? बेसिकली आपका ए बी सी और डी जो इनपुट्स हैं उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग आप एंड गेट बना देंगे। ठीक है, उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंड गेट होगा, और इन एंड गेट्स में करना क्या है? पहली बात तो ये है कि हर एंड गेट में उसकी अपनी इनपुट जा रही होगी, यानी ए में आप देख सकते हैं कि ए जा रहा है, बी में बी जा रहा है, सी एंड गेट में सी इनपुट जा रही है, और डी एंड गेट में डी इनपुट जा रही है। ठीक है, अब आपको ए और बी स्मॉल वाले जो है उनकी इनपुट भी चाहिए, और वो इनपुट क्या कर रही होगी बेसिकली कि अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो क्या होना चाहिए? ये वाला एंड गेट जो है इसकी आउटपुट ए हो जाए। ठीक है, इस जुमले का क्या मतलब है? लेट सपोज ए 0 है और बी 0 है, तो क्या होगा? इस नॉट के थ्रू होता हुआ वो इस गेट में जा रहा है। ठीक है, इस चीज का क्या मतलब है कि ए का जब नॉट हुआ तो वो 1 हो गया, और बी का नॉट हुआ तो 1 हो गया। तो दैट मीन्स कि जब ए और बी दोनों स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों 0 हैं तो इस एंड गेट में जो दो इनपुट्स जा रही हैं वो 1 और 1 है, और तीसरी इनपुट क्या जा रही है वो ए है। तो ए को आप एंड करें 1 और 1 के साथ तो आउटपुट क्या होगी? ए होगी, यानी ए 0 है तो आउटपुट 0 होगी, ए 1 है तो आउटपुट 1 होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, बी का एग्जांपल देखें। इस एंड गेट में बी की इनपुट जा रही है, और क्या जा रहा है? बी नॉट जा रहा है, और तीसरी इनपुट क्या जा रही है? ए जा रही है। ए, यानी ये बेसिकली क्या है? ए एंड बी नॉट एंड कैपिटल बी। तो अब क्या होगा? जब ए 0 है
और बी 1 है, ठीक है, ए 0 है और बी 1 है, तो ये एक्सप्रेशन नहीं, एक मिनट यार, हाँ ठीक है क्लास, ये मेरे से गलती है, मैं इसे ठीक कर दूँ। गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, ट्रूथ टेबल मैंने ठीक किया है, ट्रूथ टेबल में गलती हो गई थी, और गलती क्या है कि जब बी 0 है और ए 1 है, ठीक है, बी 0 ए 1 है, तो फिर आउटपुट बी होगी, और जब ए 0 और बी 1 है, तो इन दैट केस आउटपुट सी होगी, ठीक है। वो मेरे से ट्रूथ टेबल गलत बन गया था, इससे गलती हुई थी। एनीवे, इस पे आ जाए वापस। तो अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ए का हमने देख लिया था, बी का देखते हैं। इसमें एक बी जा रहा है, एक बी नॉट जा रहा है, और तीसरा ए जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, ए बी नॉट और बी। अब क्या होगा कि ए अगर 1 है और बी 0 है, ए 1 है और बी 0 है, तो 1 जो है एज इज इसमें आ गया, और बी 0 जो था वो नॉट होने के बाद इसमें आ गया, तो ए 1 है, बी 0 था, बी नॉट बी 1 हो गया, तो 1 एंड बी हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब ये सारा इसकी आउटपुट डिपेंड करती है बी के ऊपर। बी अगर 0 होगा तो इसकी आउटपुट 0 होगी, बी अगर 1 होगा तो इसकी आउटपुट 1 होगी। पर अब बात ये है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि अगर ए 1 है और बी 0 है, तो इस एंड गेट के अंदर जो सिग्नल जा रहा है वो 1 1 जा रहा है, और तीसरा सिग्नल बी जा रहा है। अब देखते हैं कि अगर ए 1 है और बी 0 है तो बाकियों के साथ क्या होगा। पहले वाले पे आ जाए, ए 1 है और बी 0 है, तो पहले गेट में क्या हुआ है कि ए का नॉट गया है, और बी 0 था तो 0 का नॉट वो भी नहीं, अब बी का 0 था उसका नॉट किया तो 1 गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ए की वजह से जो इनपुट आई है वो 0 आई है, बी की वजह से जो इनपुट आई है वो 1 आई है। और द थिंग इज कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो दैट मीन्स कि अब कैपिटल ए जो है वो जो मर्जी हो इसका आउटपुट 0 ही होगा, ठीक है। तो यानी ये एंड गेट तो जाया हो गया। तीसरे पे आ जाए, यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, जब ए 1 है और बी 0 है तो इस गेट की आउटपुट क्या होगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक इनपुट सी आ रही है, कैपिटल सी, दूसरी इनपुट क्या आ रही है, बी आ रही है, स्मॉल बी, विच इज 0 बाय द वे, और तीसरी इनपुट क्या आ रही है, ए नॉट आ रही है, ठीक है। तो ए नॉट का क्या मतलब है, ए 1 है तो 1 का ऑपोजिट 0 हो गया। तो क्लास जब ये दोनों टर्म 0 है तो सी चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इसका एंड जो है वो 0 ही होगा। तो दैट मीन्स कि ये भी जो है इसका कोई फायदा नहीं हुआ फिर। और चौथे गेट पे आ जाए, अगर ये इनपुट है ए 1 और बी 0 है, तो चौथे गेट पे क्या फर्क पड़ता है, एक इनपुट जो है
वो बी की आ रही है विच इज 0। दूसरी इनपुट जो है वो ए की आ रही है विच इज 1। पर द थिंग इज कि बी 0 हो गया तो दैट मीन्स कि अब डी जो है वो चाहे 0 हो चाहे 1 हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे की आउटपुट जो है वो 0 ही होगी। तो एक चीज नजर आ गई आपको, एक चीज नजर आ गई, वो ये है कि अगर ए 1 है और बी 0 है तो फिर ये तीनों एंड गेट्स की आउटपुट 0 होगी और इस एंड गेट की आउटपुट बी होगी। यानी बी अगर 0 है तो इसकी आउटपुट 0 होगी और बी अगर 1 है तो इसकी आउटपुट 1 होगी। ठीक है, कोई और एग्जांपल अगर देख लें, 1 1 का एग्जांपल देख लें। लेट्स सपोज ए छोटा ए भी 1 है, छोटा बी भी 1 है। अब क्या होगा, पहले गेट में इनपुट क्या जा रही है, बी नॉट और ए नॉट, यानी इसमें इनपुट जो है वो 0 0 जा रही है। 0 तो 0 अब ए जो मर्जी है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी आउटपुट 0 ही होगी। होगी। अगला एग्जांपल ले लें, इसमें इनपुट क्या जा रही है, एक इनपुट ए है 1 विच इज 1 और दूसरी इनपुट बी 0 नॉट है विच इज 0। तो यहाँ पे भी बी की वैल्यू जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 तीसरे पे आ जाए, तीसरे पे एक इनपुट जो आ रही है वो ए नॉट है, 1 ए 0 नॉट है तो 1 0 हो गया। दूसरी इनपुट जो है वो बी है विच इज 1। 1 ठीक है, और जब आप 1 और 0 को ऐड करेंगे तो उसमें भी आप सी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आउटपुट आपकी 0 ही होगी। और आखिरी वाले पे आ जाए तो आखिरी वाले पे एक इनपुट जो है वो बी है और which एक is 1, A और दूसरी इनपुट जो है वो ए है विच इज ऑल्सो 1। 1 अब यहाँ पे फर्क पड़ता है कि डी क्या है। अगर डी 0 है तो आउटपुट 0 होगी और अगर डी 1 है तो आउटपुट 1 होगी। ठीक है, और फाइनली आपका एक और गेट है जो इन चारों की आउटपुट्स को और कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्किट कर क्या रहा है, ये सर्किट ये कर रहा है कि छोटे ए और छोटे बी की बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी में से किसकी इनपुट जो है वो इस और गेट में आएगी। बाकी सारों की इनपुट और गेट में आएगी पर वो 0 होके आएगी। ठीक है, यानी 4 में से 3 जो इनपुट्स हैं उनकी आउटपुट 0 होके और गेट में आएगी और जो चौथी इनपुट है उसकी आउटपुट जो है वो जो भी इनपुट थी वही आउटपुट होके और गेट में चली जाएगी। यानी इनपुट 0 थी तो और गेट में 0 जाएगा और इनपुट 1 थी तो और गेट में 1 जाएगा। और इस और गेट की जो आउटपुट है वो बेसिकली फिर आपके इस पूरे के पूरे सर्किट की आउटपुट होगी। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, सोचें, अगर कोई सवाल है तो मैं से कर लें वरना फिर आगे बढ़ते हैं। All right class, any questions? ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। यस सर क्लियर है। थैंक यू, फिर मूविंग ऑन। ठीक है क्लास, ये अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास 4 इनपुट्स थी और 2 सिलेक्शन सिग्नल थे। सपोज आपको एक ऐसा मक्स चाहिए, मक्स बाय द वे मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट फॉर्म है, मक्स भी कह सकते हैं। तो आपको एक ऐसा मक्स चाहिए जिसमें 8 इनपुट्स हैं। ठीक है, तो आपको कितने सिलेक्शन सिग्नल चाहिए होंगे? कोई जवाब देगा इसका? यानी इनपुट्स 8 हैं तो सिलेक्शन सिग्नल
हाँ जी, एक सर, जवाब दो 4 ही है, होंगे। कोई डिसएग्री करता है? सर दो ही। दो में दो में कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 0 0 उसका मतलब है ए सिलेक्ट होगा, 0 1 उसका मतलब है बी सिलेक्ट होगा, 1 0 उसका मतलब है सर सी, 3 सर 3 1 1 उसका मतलब है डी सिलेक्ट होगा। सर सर 3 3 हाँ जी, क्या जवाब है? सर 3 यस क्लास, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, और जी आपको फिंगर टिप से बात होनी चाहिए, यानी 3 इनपुट सिग्नल होंगे। 0 0 0 पे ए आ जाएगा, 0 0 1 पे बी सिलेक्ट होगा, 0 1 0 पे सी होगा, 0 1 1 पे डी होगा, 1 0 0 पे ई, 1 0 1 एफ, 1 1 0 जी और 1 1 1 पे एच। 8 इनपुट्स होगी और उन्हें सिलेक्ट करने के लिए 3 सिलेक्शन सिग्नल या 3 इनपुट सिग्नल होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल था, ये आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं आपको ये सवाल दूं कि आपके टेलीविजन में, आपके घर पे जो केबल है उसमें 80 चैनल आते हैं, तो आपको ये जवाब दे देना चाहिए, फिंगर टिप से होना चाहिए कि आपको मल्टीप्लेक्सर जो है उस पे इनपुट सिलेक्शन सिग्नल के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी। ठीक है, ये आप घर पे डिसाइड करना। ठीक है, सर 6 होंगी। एक और आखिरी पॉइंट है, ये बस कंप्लीशन के लिए आपको बताना था कि लॉजिकल चिप क्या होती है। कि हमने जितने भी एंड गेट्स किए हैं, हमने अभी तक सिंपल एंड गेट्स और सिंपल सर्किट आपको बना के दिए हैं। अगर आप हॉलरोड में जाके चिप खरीदेंगे तो चिप बेसिकली क्या होती है, आप नेट पे जाके देखेंगे चिप और उसका कोड, और उस कोड की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता लग जाएगा कि इस चिप के अंदर कौन कौन से गेट बने हुए हैं। किसी ने अपनी जिंदगी में चिप देखी है? यस सर देखी हुई है? आपको Yes, sir. नजर आता है उसके यस अंदर सर। है? अच्छा, मल्टीपल लोगों ने देखे हुए हैं, एक्सेलेंट। तो चिप में क्या होता है, एक काला सा स्क्वायर होता है और उसके बाई पिन निकली होती हैं टांगों की तरह। Yes, तो वो sir. पिन बेसिकली क्या होती है, वो पिन ये चीज बता रही होती है। यानी अगर ये एग्जांपल ले लें तो उस पिन का क्या मतलब है, पहली पिन जो है वो करंट के लिए है, अगली पिन जो है वो एक और गेट के अंदर जा रही है, अगली पिन जो है वो भी एक और गेट के अंदर जा रही है और इसकी आउटपुट जो है वो तीसरी पिन पे निकल आएगी। तो इस तरीके से जो आपकी 6 पिन हैं वो बेसिकली डिफरेंट और गेट्स की इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं। समझ आई है? तो ये एक ऐसा चिप है जिसमें सिर्फ 4 और गेट्स हैं। अगला एग्जांपल लें तो ये एक ऐसा चिप है जिसका कोड फर्क होगा, बाय द वे। ये कौन सा कोड है? 7402 है। तो अगर आप हॉल रोड से ये चिप खरीदते हैं तो इस चिप के अंदर 4 नॉर गेट्स होंगे। ठीक है, ये एक सर और कोड से चिप क्या पता देखें, चलता है? एक और चिप देखें, इस चिप में क्या हो रहा है, आपका एक नैंड गेट है, उसकी एक इनपुट पिन नंबर 8 पे जा रही है और बाकी पिन की जो इनपुट है वो बेसिकली इस चिप के अंदर जा रही है, सॉरी इस नैंड गेट के अंदर जा रही है। तो कहने का मतलब है कि जब आप एक चिप खरीदते हैं तो उसका कोड देख के आपको पता लग जाएगा कि इस चिप के अंदर कौन कौन से गेट्स इंप्लीमेंटेड है, नंबर 1। नंबर 2, वो गेट्स जो हैं उनकी इनपुट किस पिन पे देनी है और उस गेट की आउटपुट किस पिन के ऊपर जा रही होगी। ये आपको पता लग जाए तो वो आप अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप इस तरह का अगर चिप खरीदते हैं तो आप अपने घर पे जो हमने 3 मेजॉरिटी फंक्शन बनाया था वो आप बड़े आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक चिप का कॉन्सेप्ट है और ये चिप सिंपल वाली है। अगर इससे नेक्स्ट लेवल की आपने बात करनी है तो वो फिर हाई स्केल इंटीग्रेशन होती है। यानी एक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है जिसमें 1 से 10 गेट होते हैं एक चिप के अंदर। ये 60s के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये पिछली स्लाइड पे जो हमने देखे हैं वो हर चिप में 10 से कम गेट्स हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक चिप के अंदर 100 गेट्स तक हो सकते हैं। लार्ज स्केल में क्या होता है कि एक चिप के अंदर 10,000 गेट्स हो सकते हैं। और जब आप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात करें, जो कि कंप्यूटर आजकल के प्रोसेसर होते हैं, तो उन एक चिप के अंदर वो 10,000 गेट्स बड़े आराम से आ जाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा होते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिकली चिप का कॉन्सेप्ट था। और जितने ज्यादा गेट्स होंगे दैट मीन्स कि वो चिप जो है उतनी ज्यादा हीट जनरेट करेगा और वो चिप उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी कंप्यूटर का प्रोसेसर खरीदते हैं या हॉल रोड पे जाके चिप खरीदते हैं, तो उन चिप्स में अंदर क्या हो रहा होता है, अंदर फकत गेट्स होते हैं। ठीक है, और उन गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इस पूरे चैप्टर में जो डिफरेंट सर्किट बनाए थे वो हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? चले फिर मूविंग ऑन। ठीक है क्लास, अब जल्दी से असाइनमेंट डिस्कस कर लें। 3 असाइनमेंट्स करनी है, इसे जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। पहला सवाल था असाइनमेंट 1 का, डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन दैट इज नॉट अवेलेबल येट बट यू थिंक वुड बी यूजफुल इन द फ्यूचर। इसका कोई जवाब देगा? ये एक्चुअली ओपन एंडेड सवाल था, इसका कोई सही जवाब कोई गलत जवाब नहीं था। मैं बस देखना चाहता था कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं, तो कोई भी जवाब दे सर सकते साइन हैं। लैंग्वेज जैसे, हाँ जी सर मुसब साइन आप, लैंग्वेज जैसे मैंने किया, सर साइन लैंग्वेज जैसे मैंने किया था, मैंने जो सोची थी। मुसब आपकी आवाज नहीं सॉरी आ रही, कोई और बोलेगा? सर आपकी आवाज में एको बहुत ज्यादा है, अपॉलॉजीज। हाँ जी, कोई और जवाब देगा? आपके ख्याल में कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे मोबाइल फोन की हो, चाहे कोई हार्डवेयर की हो? सर साइन लैंग्वेज जैसे सर मैंने सर सोचा था। मैंने लिखा था एक मेडिकल असिस्टेंट एप्लीकेशन थी, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, कि मतलब हमें डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत ना पड़े, वो ऑनलाइन ही हम उसको अपने सिम्टम्स वगैरह बताएं, वो हमारी हेल्प करके हमें करेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। चले ठीक है, इनके सवाल पे बिल्ड करते हैं। इन्होंने कहा था एक ऐसी एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि पेंडेमिक के जमाने में काम आए, आपको बाहर ना घर से निकलना पड़े और घर पे बैठे बैठे आपका सारा काम डॉक्टर समेत हो जाए। ठीक है, तो इसमें एक चीज तो ये है कि आप डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कोई मीटिंग कर सकें, तो उसके लिए आपको जूम या इस तरह का कोई फीचर चाहिए होगा। पर इसमें जो दूसरी चीज है जो कि अभी तक घरों में अवेलेबल नहीं है, वो है कि आप अपने आप को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसी हार्डवेयर है सर वो जिसके ऊपर आप क्या था? उंगली रख दें, तो वो आपकी उंगली को जो है, उंगली को पे लाइट मार के फॉर एग्जांपल वो मेजर कर दे कि इसके खून में ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, या वो उंगली के ऊपर लाइट मार के मेजर कर ले कि इसकी हार्ट बीट, हार्ट रेट की है। ठीक है, इस तरह की चीजें भी बन गई हुई हैं। अभी क्या नहीं बना हुआ कि वो आपका खून थोड़ा सा लेके उस पर डिसाइड कर ले कि आपको कौन कौन सी इस वक्त बीमारी चल रही है आपके सिस्टम में। तो वो काम अभी तक नहीं हुआ। शुगर टेस्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर टेस्ट हो जाते हैं घर बैठे बैठे, खून में ऑक्सीजन का लेवल चेक हो जाता है, पल्स रेट चेक हो जाती है। पर आपके खून में बीमारी कौन कौन सी है वो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अगर उस तरीके की आप कोई एप्लीकेशन हार्डवेयर बना दें, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया होगा, जिससे जो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री वो रेवोल्यूशनलाइज हो जाएगी। आपको फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे आप डॉक्टर को फोन करेंगे और आपका इलाज वहीं पे हो जाएगा। इस पर फर्दर बिल्ड करना है तो ऑनलाइन सर्जरी भी हो सकती है, जो कि आजकल हो रही है, कि दुनिया के एक कोने पे सर्जन बैठा होता है और एक पेशेंट है वो अलास्का में बैठा हुआ है, तो सर्जन जो है अलास्का में है, उसका ऑपरेशन कर देगा। अलास्का नहीं सॉरी, अंटार्कटिका में। ठीक है, तो इस तरीके के काम हो रहे हैं। ठीक है, मीलों दूर से आप सर्जरी कंट्रोल करते हैं थ्रू रोबोटिक हैंड्स। ठीक है, मुश्किल काम है पर ये भी आजकल हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई भी जवाब गलत नहीं था, हर जवाब जो है इसमें, प्रोवाइडेड कि किसी ने अभी तक वो पहले ना किया, इट वाज गुड इनफ। आगे चलें। अगला सवाल था लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। तो 3 बेनिफिट्स क्या है? इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है। पहले आप खत भेजते थे, आपको कई घंटे लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे, अब आप 1 सेकंड के अंदर कॉल कर देते हैं। डेटा शेयरिंग, दुनिया में किसी कोने पे आपने डेटा शेयर करना है आप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कि आपकी एक मशीन पे काम करने की बजाय आप वही काम मल्टीपल मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ज़्यादा तेजी से होगा। और कोलैबोरेटिव वर्क, कि दफ्तर के लोगों ने काम करना है तो वो इंटरनेट पे बैठ के काम कर सकते हैं, उन्हें एक कमरे में नहीं बैठना। Suppose you have 1 million files and you need to search them for a friend's phone number. What problem do you see and how can distributed computing help?
ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मिलियन फाइल्स आप एक कंप्यूटर के ऊपर ढूंढना शुरू कर दें तो उसमें कई घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस डेटा को जो है आप स्प्लिट कर दें मल्टीपल कंप्यूटर में, और हर कंप्यूटर जो है साइमल्टेनियसली अपने अपने डेटा के ऊपर वो नंबर ढूंढेगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि पहले अगर एक कंप्यूटर ने सारा काम करना था, अब 100 या 10 कंप्यूटर वही काम कर रहे हैं इन पैरेलल, तो आपका ओवरऑल टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट भी है कि एक टास्क एक मशीन पे करने की बजाय आप उस टास्क को स्प्लिट करते हैं सिंपलर स्मॉलर सब टास्क में, और हर मशीन अपनी सब टास्क को सॉल्व करती है, पूरे को सॉल्व नहीं करती, और वो अपनी सब टास्क का जब रिजल्ट आपको दे देगी तो उसे आप कंबाइन करके अपना एंड रिजल्ट जो भी था वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसकी डिटेल हम देखेंगे। अगली चीज थी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो राइट द फर्स्ट 10 नंबर्स ऑफ बेस 4 नंबर सिस्टम। तो ये सिंपल था, 0 1 2 3। बेस 4 का मतलब है कि 0 से 3 तक डिजिट होंगे। उसके बाद क्या आएगा, 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, और फिर 2 0, फिर 2 1, और इस तरीके से आप कंटिन्यू करी जाएंगे। अगला सवाल था कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना सिंपल है। आपका जो पहला डिजिट है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है राइट मोस्ट, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, अगले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1 से, पर वो क्योंकि 0 है तो इग्नोर करते हैं। उससे अगले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 2 से, और वो भी 0 था तो उसे भी इग्नोर किया है। उसके बाद वाले नंबर को डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 3 से, और उसके बाद वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 4 से। तो ये जो आपका रिजल्ट आया ये 25 है, और ये उसके डेसिमल वर्जन है। ऑक्टल पे आ जाए तो ऑक्टल पे हमने क्या किया है कि उस पूरे बिट्स को, बाइनरी बिट्स को आपने ग्रुप टुगेदर कर दिया है। राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए आपने 3 3 के ग्रुप्स बनाए। पहला ग्रुप बनाए 001 का, तो 001 को अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या बनता है 1। अगला ग्रुप था 011 का, उसे आप कन्वर्ट करें तो क्या बनता है 3। तो आप सिंपली 3 1 लिख दें, ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है 11001 की। हेक्साडेसिमल में आपने 4 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो पहला जो ग्रुप बना है रेड वाला वो 1001 है, जिसको अगर आप कन्वर्ट करें तो 9 बनता है। और दूसरा जो ग्रुप बना है वो 0001 है, उसे आप कन्वर्ट करें तो 1 बनता है। तो बेसिकली इसी बाइनरी नंबर की हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो 19 है। ठीक है, और ये सिंपल वाले सवाल थे, ये सारे आपके हो जाने चाहिए थे। अगला सवाल है कन्वर्ट बेस 10 नंबर टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल एंड बेस 3। ठीक है, तो 22 को आपने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, तो आप 2 से डिवाइड करें, 2 11s आर 22, रिमाइंडर 0 आ गया, 2 5s आर 10, रिमाइंडर 1 आ गया, 2 2s आर 4, रिमाइंडर 1, 2 1s आर 2, रिमाइंडर 0। तो ये जो आपके रिमाइंडर आए हैं 10110, ये आपका बाइनरी नंबर है 22 की कॉरेस्पॉन्डिंग। ऑक्टल में करने के लिए आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 2s आर 16, रिमाइंडर 6 आ गया, और 2 फर्दर आपको डिवाइड नहीं करना, तो फिर आपका 26 जो है वो ऑक्टल नंबर बन गया। हेक्सा पे आ जाए तो आपने 22 को 16 से डिवाइड किया है, 16 1s आर 16, रिमाइंडर क्या है 6। तो यहाँ पे 16 जो है वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर बन रहा है। और बेस 3 में कन्वर्ट करना है तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7s आर 21, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 3 2s आर 6, रिमाइंडर 1 आ गया, और जहां पे आपका एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। और 2 1 1 जो है ये बेसिकली आपकी बेस 3 रिप्रेजेंटेशन है ऑफ 22। तो किसी भी नंबर में आपने कन्वर्ट करना है किसी डेसिमल नंबर को, तो आप उसे उस बेस नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दें, जो रिमाइंडर आते जाएंगे उन्हें आप डिस्प्ले करते हैं, वो आपका नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 213 टू बाइनरी एंड डेसिमल। तो बाइनरी का सिंपल है, 213 जो है इन तीनों के आप कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स लिखते हैं, यानी 2 की बिट्स क्या होती है 010, 1 की बिट क्या होती है 001, और 3 को जो बिट रिप्रेजेंट करती है बाइनरी में वो क्या होती है 011। तो ये तीनों जो ग्रुप है इन्हें आप जोड़ दें तो आपका जो फाइनल बाइनरी नंबर बना है वो क्या है 010001011। ये जो पूरा नंबर है
ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी में ऑक्टल नंबर 213 को। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, ऑक्टल नंबर 213 के हर डिजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका बाइनरी कोड लिख दिया है, तो ये आपका बाइनरी नंबर बन गया। डेसिमल में कन्वर्ट करना सिंपल है, आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 1 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 0 से, और इस सारे का जो सम है विच इज 139। तो ये जो है ये डेसिमल नंबर है, इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 213। ठीक है, और अगला सवाल था गिव एनी 2 रीजंस व्हाई वी आर लर्निंग नंबर सिस्टम अदर देन डेसिमल। तो एक बात तो ये है कि कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो बाइनरी में होते हैं, तो आपको बाइनरी आना लाजमी है। दूसरा वजह क्या थी कि इन सम केसेस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इतनी लंबी हो जाती है कि वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो उसको कंसाइसली रिप्रेजेंट करने के लिए आप हेक्साडेसिमल या ऑक्टल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा रीडेबल हो जाते हैं, ज्यादा आसान होते हैं और गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो ये 2 वजूहत थी। असाइनमेंट 3 क्या थी? Now assignment 3 क्या थी? You have the following alphabets A B C D E F. इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स क्या चाहिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए? वो सिंपल जवाब है उसका। जवाब क्या है? देयर आर 6 एलिमेंट्स, तो आप log of 6 base 2 कैलकुलेट करेंगे which come to around 2.59, पर ऑब्वियसली 2.5 बिट्स नहीं हो सकती, तो आप उसे राउंड ऑफ कर देते हैं ऊपर की तरफ which is 3। तो आपको 3 बिट्स चाहिए इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, और इन तीनों का कोड क्या होगा? सर ये पॉइंट दोबारा, हाँ हाँ जी सर ये पॉइंट दोबारा, ये पॉइंट दोबारा रिपीट करिए। या मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली आपके 6 एलिमेंट्स हैं, तो कितनी बिट्स चाहिए? सही है, हमने फॉर्मूला किया था और आप स्लाइड्स देख लेना कि अगर 6 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको log of 6 base 2 बिट्स चाहिए विच इज 2.59 जो कि 3 बनता है। अगर मैं कहूं कि आपने 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो 4 एलिमेंट्स के लिए log of 4 base 2 चाहिए विच इज 2। 2 का मतलब है 0 0 0 1 1 0 1 1। log of 8 base 2 क्या होता है? दिस इज 3, कि आपको 3 बिट्स चाहिए 8 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये स्लाइड में आप पढ़ लेना, ये बेसिक आपका फॉर्मूला था। और दूसरी हमने बात की थी कि पॉइंट्स में नहीं हो सकती बिट्स, तो इसलिए आप उसे उसके बाद वाला जो होल नंबर होते हैं इंटीजर उस पर आप ले जाते हैं, यानी 2.59 बिट्स चाहिए तो आप कहेंगे कि आपको 3 बिट्स चाहिए, और कोड क्या साइन होगा? ए के लिए 000, बी के लिए 001, सी के लिए 010 एंड सो ऑन। अगला सवाल है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज डज हफन एनकोडिंग रिलाई ऑन टू कंप्रेस टेक्स्ट। ये भी जवाब दिया हुआ था स्लाइड पे, पर इसमें थोड़ा सा सोचना था। तो इसका जवाब है कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स जो है इन द टेक्स्ट उस चीज का फायदा उठाता है, यानी स्मॉल ए जो है वो बहुत ज्यादा अकर करेगा किसी भी इंग्लिश की बुक में कंपेयर टू स्मॉल क्यू। तो आप क्या करते हैं कि ए को फ्यूअर नंबर ऑफ बिट्स असाइन कर देते हैं, और क्यू जो है उसे एक मिनट क्लास, हाँ जी ठीक है। तो ए को आप कम बिट्स असाइन करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा दफा अकर करता है, और क्यू जो है वो क्योंकि बहुत कम दफा अकर करता है तो उसे आप बेशक ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स भी दे दें, फर्क नहीं पड़ता। होगा क्या कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पूरे के पूरे टेक्स्ट को इंकोड कर देंगे तो जो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स जो आ रहा होगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू कि अगर आप फिक्स इंकोडिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एस्की या यूनिकोड टाइप की। ठीक है, तो रूल क्या है, मैं फिर समराइज कर दूं कि अगर कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो उसे आप कम बिट्स असाइन करें, और एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही कम दफा अकर करते हैं तो उसे आप बेशक ज्यादा बिट्स असाइन कर दें, आपके एवरेज नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, यूजिंग एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाई प्रीफिक्स फ्री कोड्स आर नीडेड व्हेन जनरेटिंग वेरिएबल लेंथ कोड्स। तो वो सिंपल एग्जांपल था कि लेट्स सपोज ए 00 है और बी 11 है और सी जो है वो 0011 है। इसका मतलब है कि सी का जो कोड है वो प्रीफिक्स फ्री नहीं है, यानी
सी में जो 00R है वो किसी और कैरेक्टर का कोड है, यानी वो ए का कोड है, तो सी इज नॉट प्रीफिक्स फ्री। इसमें मसला क्या होगा कि अगर मैंने किसी टेक्स्ट को इनकोड किया है और वो 0011 बन गया है, तो अब मैं डिकोड करूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगी कि इसे डिकोड कैसे करना है, यानी 00 को ए और 11 को बी ट्रीट करना है या 0011 को सी ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए आप कहते हैं कि प्रीफिक्स फ्री होना चाहिए ताकि इस किस्म की कंफ्यूजन ना आए, कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि 0011 सी है या ए बी है। ठीक है, और आखिरी स्लाइड पे आ जाए तो आखिरी सवाल क्या थे कि राइट 39 इन बेस 2 ASCII एंड यूनिकोड। तो बेस 2 में तो आप जो 39 को कन्वर्ट करते हैं, जो डेसिमल में जो हमने पिछली स्लाइड पे देख लिया है, उस तरीके से आप जी जनरेट करते हैं, इसमें हम टाइम नहीं ज़ाया करते हैं। यूनिक ASCII के लिए क्या करना था, आप ASCII टेबल डाउनलोड करें नेट से और उसमें देखें कि 3 कैरेक्टर की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है बाइनरी, तो वो है 00000011 और 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कोड है ASCII, वो है 00001001। तो ये पूरा ASCII कोड है स्क्रीन के ऊपर 39 डिस्प्ले करने के लिए। और यूनिकोड का हमने कहा था कि ASCII को अगर आपने यूनिकोड में कन्वर्ट करना है तो उसका सिंपल तरीका होता है कि ASCII कोड से पहले आप 8 0 लगा दें, तो अब जो है आपका 16 बिट पहले डिजिट के लिए 3 के लिए हो गए और अगले 16 बिट जो है वो 9 के लिए हो गए। और इसमें आपने कोई चेंज नहीं की, फकत ये किया है कि ASCII कोड लेके उससे पहले आपने 8 0 अटैच कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये आपने करना था। और आखिरी सवाल के राइट -39 यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 39 बाइनरी के अंदर क्या था वो हमने पिछले सवाल में देख लिया, 001 00111। अब इसको अगर आपने -39 करना है तो आप क्या करते हैं, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं जब तक कि आपको कोई 1 नहीं मिल जाता। उन सारे डिजिट को इंक्लूडिंग 1 कॉपी कर लें और उसके बाद वाले जितने डिजिट है उन्हें फ्लिप कर लें। यानी इस केस में आपने क्या किया है कि ये 1 जो था इसे तो कॉपी कर लिया आपने, अगला 1 जो था वो 0 बन गया, उससे अगला 1 0 बन गया, उससे अगला 0 1 हो गया, उससे अगला 0 1 हो गया, उससे अगला 1 0 हो गया और उसके बाद जो 2 0 है वो फ्लिप किए तो 1 बन गया। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जितने भी बिट्स जीरोस होते हैं उन्हें आप एज इज कॉपी कर लें, पहला 1 जो आएगा उसे भी कॉपी करना है, उसके बाद जितनी बिट्स है उन्हें फ्लिप कर दें, 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो आपको नंबर मिलेगा ये -39 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है क्लास,